Hello and welcome to Prince Civil Services YouTube channel. My name is Chitranshu Pandey and today in this video I am going to present another topic of current affairs, and that is Prevention of Money Laundering Act 2002. इसका शॉर्ट फॉर्म है PMLA 2002। ये बेसिकली एक एक्ट है जो इंडिया की कमिटमेंट को शो करता है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए कंट्री में। और इस एक्ट के थ्रू ही एक संस्था है जिसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक बॉडी है जो इंडियन गवर्नमेंट की जो रेट्स डालती है। और हाल ही में ये एक्ट एक चर्चा का केंद्र बना रहा था क्योंकि इस बॉडी की पावर को लेकर, ईडी की पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई पटिशनर्स ने पटिशन दायर की थी और इसका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। और इस वर्डिक्ट में ये तय किया गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या क्या पावर रहेंगी और इसे किस तरह से आगे इस एक्ट के थ्रू कार्य करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरे एक्ट के बारे में कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या है, क्या क्या इसमें ऐसे ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं इस एक्ट को लेकर, ईडी की पावर्स को लेकर। इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये टॉपिक जीएस सेशन सेक्स पेपर 2 का है जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग एक सब टॉपिक जो बनेगा आपका, इसके अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इकोनॉमी में। तो इस वीडियो में हम विस्तार चर्चा करेंगे कि वाई इन न्यूज़, मतलब ये एक्ट फिर से चर्चा में क्यों बना हुआ है, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। इस एक्ट पे फर्दर मूव करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। इसके अलावा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस मनी लॉन्ड्रिंग, इस पूरे प्रोसीजर या मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। बेसिकली इस मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये जो एक्ट लाया गया है ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके बाद लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, इस पर क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है वीडियो में जानने को, चलिए शुरू करते हैं। वाई इन न्यूज़ चर्चा में क्यों है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि लगभग 240 से अधिक पेटिशंस दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दिस एक्ट, अगेंस्ट द पावर ऑफ ईडी। ये पेटिशंस दायर की गई जो क्लेम करती हैं टू वॉयलेट पर्सनल लिबर्टी। इनकी पेटिशनर्स के अकॉर्डिंग जो पावर्स ईडी को मिली हुई हैं किसको वायलेट कर रही हैं, पर्सनल लिबर्टी को, प्रोसीजर्स ऑफ लॉ इसको वायलेट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट। इसके अलावा इसमें जो मेन चर्चा की गई इन पिटिशंस में क्या, कि जो पावर्स ईडी को मिली हुई हैं ये गलत मिली हुई है या ये कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसी पिटिशंस दायर की गई और ये पिटिशंस मेनली जो है अपोजिशन पार्टीज द्वारा दायर की गई। जैसा कि आपको पता होगा इस समय जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, बीजेपी नेशनल एनडीए का एक पार्ट है। और एनडीए के अलावा जो अदर पार्टीज़ जिनको हम यूपीए और जो भी अदर कंट्री की पार्टीज़ हैं, उन पार्टीज़ के लोगों पर हाल ही के समय में कुछ रेट्स ज़्यादा डाली गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अदर पार्टीज़ के लोगों पर ही रेट की गई हैं, लेकिन इन पार्टीज़ के लोगों ने ऐसा ब्लेम लगाया है कि इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ईडी का यूज़ करते हुए क्या कर रही है, वो मिसयूज़ कर रही है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, यानी कि ईडी का मिसयूज़ कर रही है, सीबीआई का मिसयूज़ कर रही है। और इसी के अगेंस्ट इन अपोजिशन पार्टीज़ के नेताओं ने या अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों और कुछ अन्य लोगों ने भी पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट पर। और 27 जुलाई 2022 अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर संज्ञान लेते हुए अभी अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है कि हमें इसमें हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, इसको डिक्लेयर किया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इस बॉडी है गवर्नमेंट की, हैज़ द पावर्स, बेसिकली उनके पास ये पावर है टू अंडर लॉ टू इन्वेस्टिगेट पीपल, कंडक्ट सर्चेस एंड रेड्स एंड इवन अरेस्ट सिटीजन्स अंडर द फॉलोइंग एक्ट। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रद्द कर दिया है और बोल दिया है क्या, कि जो पीएमएलए एक्ट है इसके थ्रू जो ईडी को पावर्स मिली हुई हैं ये बिल्कुल ठीक है। और ईडी इसके थ्रू आप क्या कर सकती है, इसके थ्रू आप इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वो सर्च कंडक्ट कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर वो लोगों को अरेस्ट भी कर सकती है। उसके पास पूरा राइट है और जो भी ये पिटीशन दायर की गई हैं सब फॉल्स हैं, गलत है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है इस एक्ट को लेकर। अब जो एक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, जिसको लेकर इतना इतना इशू बना हुआ है,
तो जो ये एक्ट है इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 3, इस एक्ट का ही एक पार्ट है, जिसमें इस एक्ट के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ऑल्दो ये जो डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग की दी गई है ये थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम पढ़ेंगे पहले। हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति जो अटेम्प्ट टू इंडल्स, जो प्रयास करता है भाग लेने का, नोइंगली असिस्ट या फिर असिस्ट करता है, और इज अ पार्टी, वो एक पूरी पार्टी बना, मतलब एक पूरी साइड है जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है, और इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, किसी भी संपत्ति को जब्त करना, पोसेशन मतलब कि किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करना, एक्विजिशन और यूज, उसको यूज करना, एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो बेसिकली ये काफ़ी लंबी डेफिनेशन है और इसको समझना इतना ईजी नहीं है। हालांकि इस डेफिनेशन के थ्रू अभी भी कई इस पर भी क्लेम किए जा रहे हैं कि डेफिनेशन क्लियर नहीं है। ये क्लियर नहीं कर रही कि जो ये अनटेन्ड प्रॉपर्टी को उन्होंने यूज़ किया है इसका मतलब क्या है। अनटेन्ड का मतलब हिंदी में बेदाग होता है, बेदाग मतलब जिस पर कोई विवाद ना चल रहा हो। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाएगा, इस एक्ट के थ्रू किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, किन किन लोगों को नहीं। ये काफ़ी चीज़ें इस आप डेफिनेशन को पढ़कर समझ गए होंगे, ये काफ़ी चीज़ें अभी भी कंफ्यूजिंग बनी हुई हैं। लेकिन हम सरल शब्दों में जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है मनी को लॉन्डर करने का, मतलब मनी को क्लीन करने का। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी जनरेटेड बाय अ क्रिमिनल एक्टिविटी अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। तो बेसिकली जो क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास आता है किसी भी व्यक्ति के पास, और वो इस प्रोसेस के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस के थ्रू उसको लेजिटिमेट कर देता है, मतलब वो ये जता देता है कि जो ये मनी आया है बाय क्राइम और बाय अदर थिंग्स, जो नहीं, जो लीगल नहीं है, उसको जता दे कि वो लेजिटिमेट है, मतलब वो लीगल है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। जैसे आपने भारत में काले धन के बारे में सुना होगा, ब्लैक मनी। तो इस ब्लैक मनी को कई सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम वापस व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। अब ये ब्लैक व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का तरीका एक शेल कंपनी बनाकर हो सकता है, किसी और कम चीज़ों के थ्रू हो सकता है। तो इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये बाया टेरर फंडिंग भी हो सकता है, बाया शेल कंपनी हो सकता है, किसी भी प्रकार की परचेजिंग या सेलिंग के रूप में हो सकता है फॉरेन से। और इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। और इस मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही 2002 में इस एक्ट को लाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002। इसके बाद हम देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे काम करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी, डर्टी मनी मतलब इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा, जो लीगल नहीं है, कुछ गलत काम करके पैसा आएगा। इसका सबसे पहले प्लेसमेंट होता है किसमें, इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले तो उस गलत तरह से कमाए हुए पैसे को किसी तरह से प्लेस किया जाता है इस पूरी कंट्री के, किसी भी कंट्री का पैसा होगा उस कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में इंडल्स किया जाता है, उसको डाला जाता है। उसके बाद उसकी लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग का मतलब ये है कि उस पैसे को कैसे लेजिटमेट बनाया जाए। तो इसके कई प्रोसीजर्स हैं। आप पेमेंट ऑफ वाई ऑफ फॉल्स इनवॉइस टू कंपनी एक्स, किसी भी फॉल्स इनवॉइस को क्रिएट कर दें। जैसे मैं यूएस से मान लीजिए मुझे कोई एक डायमंड खरीदना है, उस डायमंड की वैल्यू इस समय $10,000 है, इमेजिन कीजिए। और मैं उस डायमंड को परचेस करने के लिए $50,000 का पेमेंट करता हूँ, और मैं शो करता हूँ कि मुझे डायमंड मैंने परचेस किया है, वो मैंने $50,000 में परचेस किया है, उसका इन्वॉइस जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं वो डायमंड लेकर के अपने उस $50,000 को यूएस ट्रांसफर करवा सकता हूँ और शो करवाऊँ कितना, $10,000। डेट मीन्स $40,000 इंडिया से ब्लैक मनी के रूप में बाहर चला गया और वो लेजिटमेट भी हो गया, उसको हम वापस बाद में ला सकते हैं। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा लोन टू कंपनी वाई, किसी फॉरेन कंट्री या किसी अपनी कंट्री, देश की कंट्री के किसी कंपनी को अगर हम लोन दे देते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, और उस लोन के थ्रू उसको हम वाइट कर सकते हैं। अदर इसके अलावा किसी फॉरेनर के हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू उस इलीगल मनी को इंडल्स किया जाता है किसमें, फाइनेंशियल सिस्टम में, और उसके बाद उसको वाइट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, जो वो वाइट मनी वापस होकर आती है उसको वापस हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस में, या तो हम कोई लग्जरी आइटम खरीद लेते हैं या फिर हम कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ परचेज कर लेते हैं। इस तरह से जो ये डर्टी मनी है, जो ये इलीगल मनी है, ये बन जाती है लीगल, और यही प्रोसीजर पूरा कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके थ्रू इस ब्लैक मनी को हम वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग इतना खराब क्यों माना जाता है, इसके अगेंस्ट वर्ल्ड इतना क्यों है, इसके अगेंस्ट इतने ज़्यादा कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसीजर है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, और इसमें सबसे टॉप पर आपका रहता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग के नाम से भी है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था जिसका नाम था FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो बेसिकली G7 की एक मीटिंग में 1989 को बना था। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन जो मोटो था वो मनी लॉन्ड्रिंग ही था, और 2001 में आफ्टर द 9/11 अटैक ऑफ US इस मोटिव को बढ़ा करके मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फंडिंग कर दिया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को पूरे वर्ल्ड में प्रिवेंट करने के जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसका नाम है FATF। इस FATF के अलावा तो इंडिया में टेरर फंडिंग को रोकने और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, अब ये क्या है, आपको एक ट्रीटी के बारे में पता होगा, इसको बोलते हैं NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप किसी कंट्री में केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे वेपन्स के जो फंडिंग है उस पर भी रोक लगी हुई है। बट आप उस डर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू डर्टी मनी को ला करके इन सब चीज़ों को भी प्रमोट कर सकते हैं अपनी कंट्री में इलीगल तरह से। तो बेसिकली टेरर फाइनेंसिंग और इस फाइनेंसिंग के लिए, वेपन्स की फाइनेंसिंग के लिए ये मनी यूज होती है। सबसे बड़ा इसका कॉन्सिक्वेंस यही है। इसके अलावा ये किसी भी कंट्री के लिए फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ला सकता है। क्यों? कि जो ब्लैक मनी है बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालना या उसको वापस वाइट करके वापस लाना, डेफिनेटली ये पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो कैन थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर, ये पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या बन सकता है, थ्रेट बन सकता है। इसके अलावा सोशल कॉस्ट भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग ट्रैफिकर्स, ऐसे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग की तरह ही जो एक ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इन सब चीज़ों में भी इसको यूज़ किया सकता है मनी लॉन्ड्रिंग को, और इसके थ्रू ये पूरे सोशल लाइफ पर किसी कंट्री के इम्पैक्ट निगेटिव डालेगा। इसका सोशल कॉस्ट भी है। इसके अलावा इट कैन लीड टू कंप्लीट टेक ओवर ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कहीं कहीं देशों में मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इतना ज़्यादा ब्लैक मनी इंडल्ज हो गया कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट थी उसको ही टेक ओवर कर लिया गया। तो ये पूरी कंट्री के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी एक क्या है, खतरा है। इसी कारण इस मनी लॉन्ड्रिंग को इतना ज़्यादा प्रिवेंट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इतना ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा है। तो आइए अब देखते हैं हम व्हाट इज बेसिकली दिस एक्ट, दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये वास्तव में है क्या। तो दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2002, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होगा, ये एक्ट लाया गया था 2002 में। इसके अलावा ये इंडिया की कमिटमेंट को शो करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में इस एक्ट को लाने से पहले वर्ल्ड में भी कई प्रकार के स्टेप उठाए गए थे टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, और इसी को अपनी कमिटमेंट शो करने के लिए इंडिया ने भी इस एक्ट को लाया था। तो इससे पहले, इंडिया से पहले वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का एक एक्ट लाया गया टू प्रिवेंट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 में। इसके बाद एक बेसल स्टेटमेंट आया 1989 में, और इसके बाद मैंने आपको बताया अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया FATF का 1990 में। इसके अलावा एक UN जनरल असेंबली का एक और एक्शन अडॉप्ट किया गया, उसका नाम था पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये 4 स्टेप उठाए गए वर्ल्ड में, और इसी 4 स्टेप के थ्रू सभी कंट्रीज से बोला गया कि वो अपनी अपनी गवर्नमेंट से कि अपनी अपनी कंट्रीज में वो भी ऐसे कुछ स्टेप्स उठाएं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और उसी कमिटमेंट को शो करने के लिए इंडिया ने इस एक्ट को लाया था 2002 में। तो ये एक्ट 2002 में बन गया, और इसके बाद बिल, और इसके बाद ये जो फोर्स में आया वो आया 2005 में। तो बेसिकली लागू कब हुआ, 2005 में, और ये बाद में 3 बार और अमेंड किया गया। अमेंड मतलब इसमें कुछ संशोधन किए गए 2005, 2009 और 2012 में। तो बेसिकली ये एक्ट बना था 2002 में, फोर्स में आया कब, 2005 में, और इसमें 3 समय अमेंडमेंट्स हुए, 2005, 2008 और 2012। इसके बाद आइए देखते हैं इस एक्ट को लाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे।
तो पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। तो बेसिकली जो मेन मोटिव था वो यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग को वर्ल्ड में या इंडिया में प्रिवेंट करना है, रोकना है। टू कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉन्डर्ड मनी। जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा लॉन्डर हुआ है, इस लॉन्ड्रिंग मनी को क्या करना, जब्त करना और सीज करना उन प्रॉपर्टीज को जो इस ब्लैक मनी को वाइट करके खरीदी गई है, इस मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू खरीदी गई है, उन प्रॉपर्टीज को सीज करना। टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित कोई और भी इशू होगा इंडिया में तो उसको भी इस एक्ट के थ्रू ही क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा। तो बेसिकली ये 3 मोटिव्स थे इस एक्ट को लाने के, 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। इंडिया ने अच्छा प्रयास किया मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, एक एक्ट लाया, एजेंसीज बनी हुई थी पहले से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी है, 1955 के अराउंड ये एजेंसी बनी थी। और इस एजेंसी का मेन काम है क्या, कि ऐसी संपत्तियों को जब्त करना, रेड डालना और लोगों को अरेस्ट करना। इसके अलावा एक एजेंसी आपको पता है CBI, क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी ऐसा ही कुछ काम करती है। तो बेसिकली चीज़ें ठीक चल रही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, लेकिन अब यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म सामने आ रहे हैं, कुछ हाल ही में पटिशन दायर की गई। तो ये क्यों किया गया इसके बारे में समझेंगे हम। पावर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो सबसे पहला और मेजर जो रीज़न था इस पर जो ब्लेम लगाने का वो यही था, जो ईडी की पावर्स हैं बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल से बाहर हो गई। ईडी किसी को भी, किसी भी पर्सन के, वो कितना भी VIP या VVIP हो, रेड डालकर रातों रात उसको अरेस्ट करना और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लेना। तो ये पावर्स को लेकर सबसे ज़्यादा डिबेट चल रही है कि ईडी की पावर ठीक है या इसको थोड़ा लिमिटेड किया जाना चाहिए। और इसी पर पिटिशन भी दायर की गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईडी की पावर्स ओके हैं और वो इसी तरह से काम करता रहेगा। तो इसके अलावा सबसे बड़ा इशू है वो है इशू विथ ECIR। अब बेसिकली ECIR क्या है, ये इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये इट्स अ काइंड ऑफ FIR, जैसे हमारे किसी नॉर्मल केस में FIR होती है, वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ECIR होती है। और इस ECIR का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस ECIR को जो ब्लेम करा जाता है इस व्यक्ति पर, उसको ही शो नहीं किया जाता। तो मान लीजिए अगर X करके कोई व्यक्ति है जिसके घर में ईडी ने रेड डाला है, उस रेड डालने के बाद जो ECIR जनरेट किया वो उस व्यक्ति को दिखाया ही नहीं जाएगा कि आपके ऊपर एक्चुअली में ईडी ने क्या क्या ब्लेम्स लगाए हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं आपके ऊपर। और जब तक उस एक्स व्यक्ति को अपने ऊपर लगे ऑब्लिगेशंस पता नहीं होंगे, वो कैसे उस चीज़ की सफाई दे सकता है। तो बेसिकली ये सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्रिटिसिज्म है इस पूरे एक्ट को लेकर, कि जो ECIR है इसमें यही फॉल्टी है आपका। इसके अलावा बेल्स मिलना इस पूरे प्रोसेस में बहुत जटिल है, बहुत रेयरली बेल मिल पाती है और बहुत टाइम लग जाता है बेल मिलने में। और कभी कभी क्या होता है, जिसके ऊपर ब्लेम लगाया है वो वास्तव में वो गुनाहगार नहीं होता, वो वास्तव में क्लीन होता है और उसको बेल मिलने में इतना टाइम लग जाता है, तब तक उसकी पूरी इमेज खराब हो जाती है और वो व्यक्ति का जो भी नेम एंड फेम है वो पूरा खत्म हो जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, ये एक और इम्पॉर्टेंट ब्लेम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो समझना है आपको कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि अगर एक्स व्यक्ति पर ईडी ने ब्लेम लगाया है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आपका संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा, तो यहां पर समस्या क्या होती है कि इस व्यक्ति को खुद से ही सिद्ध करना है कि वो मतलब उसने कोई गलती नहीं की है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है। तो बेसिकली ये खुद को ही इसको सिद्ध करना होगा, कोई और सिद्ध नहीं कर सकता इस चीज़ को। जो नॉर्मल लोग करते हैं कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई ब्लेम लगता है तो आपको नहीं सिद्ध करना होता, उसको सामने वाली जो संस्था जो आपको ब्लेम लगा रही है, फॉर एग्जांपल ईडी ने अगर ब्लेम लगाया है तो यहाँ ईडी को प्रूव करना चाहिए कि ये व्यक्ति फॉल्टी क्यों है, इसने क्या इलीगल एक्टिविटी की है। बट यहाँ पर ये ना होकर ये होता है कि आपको ही प्रूव करना है कि आप नीट एंड क्लीन है और ईडी का यहाँ पर काम समाप्त हो जाता है आफ्टर द अरेस्ट। तो ये एक और इसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है और इसको भी सुधार किया जाना आवश्यक है। डेफिनेशन ऑफ क्राइम, ऐसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया भी था कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है इस एक्ट के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसके चलते कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता कि किस केस को मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर लाना है और कौन सा केस मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर है। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है पूरे क्राइम की, उसमें भी थोड़े से फॉल्ट्स हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ ट्रायल्स है वो भी बहुत टफ है। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को उठा लिया जाता है, उसकी संपत्ति सीज कर ली जाती है, उसको ट्रायल्स पर भेज दिया जाता है, तो कुल मिलाकर जो उसकी पूरी इमेज होती है वो खराब हो जाती है। तो पूरा प्रोसीजर है ट्रायल्स का,
रातों रात घंटों पूछताछ होना, 2-2 3-3 दिन पूछताछ होना, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। सर रिसेंटली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि उनको किसी भी समय बुलाकर घंटों घंटों पूछताछ की जा रही है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ट्रायल्स का, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का। तो ये कुछ मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके, पीएमएलए के, जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर हमने आज इस वीडियो में समझने का प्रयास किया कि ये पीएमएलए एक्ट क्या है, इसमें क्या क्या पावर्स दी गई हैं, इसमें रिसेंटली ईडी की क्या पावर्स हैं और इसमें क्या ब्लेम लगाया गया है पिटिशनर द्वारा, और इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि इस एक्ट के क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं और इनमें कहाँ कहाँ सुधार किया जाना आवश्यक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।